वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। सभी का रैंकर्स एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ ही समय में टीजीटी साइंस और एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि कुछ साइंस से रिलेटेड, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, और आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आप देख रहे हो भौतिक राशि, कह सकते हैं कि वे राशियाँ। यहाँ पर हम एक सिंपल सी इसमें हम समझ सकते हैं और कह भी सकते हैं कि वे राशियाँ जो मापी जा सकती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, और वैसे तो और भी इसको हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल में इसके हो सकता है जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऊर्जा हो गई, ताप हो गया, ठीक है ना, ईटीसी। ये कैसी हैं? भौतिक राशियाँ। अब देखो, बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। छोटी सी है डेफिनेशन, मात्रक। मात्रक क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं मापन का मानक होता है। क्या सिंपल सी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ बनाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस यही अगर आप सीधा समझ लेते हैं, मापन का मानक, तो सिंपल सा है। मात्रक क्या होता है? मापन का मानक होता है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसकी, और वो सभी में लगभग में सेम जैसा रहता है। ठीक है, अगर कोई बात क्वांटिटी की बात हो रही है या कोई यूनिट कह सकते हैं राशि की बात हो रही है, तो उसमें सेम रहेगा। जैसे न्यूमेरिकल होते हैं तो उनका क्या करना होता है, यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे से समझ गए कि जैसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि चाल क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी का मीटर हो जाएगा, बटे समय का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखो, मानक, ये जो है मानक शब्द जो आया है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जब कह सकते हैं दूरी का जो मूल मात्रक होता है उसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में एक नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है अपने आप में, भौतिक राशि तथा परिमाण मात्रक में क्या संबंध है, या कह सकते हैं परिमाण को मात्रक में क्या संबंध होता है। ये बहुत से बच्चे यहाँ पर ये जो परिमाण लिखा है इसको क्या करते हैं, परिणाम समझ लेते हैं, परिणाम समझ लेते हैं, जो कि एकदम से गलत होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, परिणाम नहीं समझना है, परिणाम जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा, भौतिक राशि का परिमाण मात्रक का व्युत्पन्न होता है। सीधा से हम कह सकते हैं कि जो भौतिक राशि कोई है तो उसको हमने क्या कर लिया तो भौतिक राशि को हमने क्या मात्रक भी मान सकते हैं, परिमाण n मान लिया, परिमाण n मान लिया। ठीक है,
और मात्रक u मान लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा इनमें संबंध, n और u में परिमाण कॉमा मात्रक में क्या संबंध होगा, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं n जो होता है 1/u होता है। भौतिक राशि का परिमाण मात्रक का कैसा होता है, जो परिमाण कह सकते हैं यहाँ पर परिमाण 1/, में मात्रक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इतना आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा कि अभी हमने कुछ भौतिक राशियों की बात कर ली, मात्रक की बात कर ली, रिलेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं मूल राशियों की। क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियाँ होती हैं 7। कौन कौन सी होती हैं मूल राशियों में से, जैसे कि आपने देखा होगा लंबाई हो गया, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में लिखते चल रहे हैं। लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लंबाई के बाद में हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान, ठीक। इसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर यूनिट की बात करेंगे तो kg की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद द्रव्यमान के बाद में हम कह सकते हैं समय को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में समय के बाद में हम कह सकते हैं ताप टेम्परेचर होता है। क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। ताप के बाद में आपका आता है एक सिंपल सा विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा, I होता है, ठीक है। और विद्युत धारा के बाद में हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कह सकते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक। और यहाँ पर एक और आता है पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ से पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट कर, जो को कैंडला से रिप्रेजेंट, विद्युत धारा एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन। तो ये कुछ हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं, कह सकते हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियाँ कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और ये दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, स्वतंत्र होती हैं। तो यहाँ से ये क्या होती है, इनकी हेल्प से हम व्युत्पन्न राशियां बना लेते हैं। यहीं पर एक और छोटी सी डेफिनेशन समझ सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। मूल मात्रक। देखो मूल मात्रक की बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी वे मात्रक, यहाँ पर हम कह सकते हैं वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, ठीक है ना, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं ये इनकी हेल्प से अन्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको नहीं बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मानक मात्रक होते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं मानक, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें देखा था मूल राशियाँ, मूल राशियों में क्या क्या लिखा हुआ था, लंबाई था, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान के बाद में लिखा हुआ था समय, ताप, ताप के बाद में विद्युत धारा, और
ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला और पदार्थ की मात्रा होता है मोल। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। पूछ देते हैं कि बताइए मूल मात्रक, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग जान गए। और ये कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। देखो दाब, दाब P इक्वस टू एकांक कह सकते हैं। दाब का परिभाषा क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर बल अपॉन में क्षेत्रफल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, अपॉन में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से मूल मात्रक पर निर्भर है। न्यूटन कैसे बनेगा? आप जानते हो F इक्वल्स टू mg होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसी की हेल्प से हमने इसी को हम वो लोग क्या बोल देते हैं? न्यूटन, एक सीधा। ठीक है। बल, बल F इक्वल्स टू दो तरीके होते हैं, एक होता है mg और एक होता है ma। तो यहाँ से क्या मात्रक निकलेगा? न्यूटन, या न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, आयतन के लिए मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब मीटर देखो मूल मात्रक है, उसी पर निर्भर है। वेग, चाल, वेग वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब सीधा सीधा विस्थापन, विस्थापन अपॉन में समय। तो विस्थापन को भी मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को सेकंड से यूज करेंगे तो मीटर पर सेकंड। ठीक, इस प्रकार से। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया। और यहाँ पर हम बात करते हैं आवृत्ति की, इसको हम बोल सकते हैं 1/सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और इनकी हेल्प से हम आसानी से। ठीक है, अब ये इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब बात आती है पद्धतियां।
पद्धतियाँ क्या होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इनको हम सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है, हर चीज़ को एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है या नापने का भी तरीका होता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं पद्धतियाँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आसानी से सारी चीज़ें आप समझ सको। ठीक है, तो पहली यहाँ पर पद्धति का नाम होता है CGS। यहाँ पर देखो 3 चीज़ों की बात होती है। किसकी किसकी? यहाँ पर लेंथ की बात होती है। ये पद्धतियाँ किसके लिए थी? लंबाई की बात होती है, द्रव्यमान की बात होती है और समय की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें CGS, C का मतलब होता है लंबाई, किस में होगी? सेंटीमीटर में। ये क्या हो जाएगी? L जो होगा वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और मास जो है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान वो ग्राम में होगा। और समय जो होगा, टाइम, वो किस में होगा? सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर क्या है? FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पर जो है L जो है वो किस में होगी? फुट में। किस में? फुट। और मास जो होगा वो पाउंड में होगा। और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसमें क्या होगा? L मीटर में होगा और M जो होगा केजी में होगा और समय जो होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये, और तीनों को क्या किया गया? टाइम टू टाइम इनको प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन तीनों को मर्ज करके एक बनाया गया SI सिस्टम, इंटरनेशनल पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ एक चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है? 1/सेकंड होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो हर्ट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हर्ट्स। और इसको HZ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। समतल कोण, समतल कोण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? समतल कोण, एंगल, एंगल, ठीक है ना, थीटा, थीटा, इसको हम अगर इसके यूनिट की बात करेंगे, रेडियन। क्या बोलेंगे? रेडियन। ठीक है ना, और ये कैसा होता है? सॉलिड एंगल। एंगल की बात करते हैं तो वो होता है स्टे रेडियन। ठीक है ना, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी देखो कुछ दिया गया, बल जैसे दे दिया गया। बल के लिए आप जानते हो, बल या भार, इसका SI मात्रक, इधर सभी कैसे हैं? SI मात्रक। और ये कुछ नाम है, ठीक है ना, उनके हम जैसे बल है, बल के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? न्यूटन यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूटन। भार के लिए भी W इक्वल्स टू क्या होता है? mg होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, कहीं भी भार की बात आती है तो उसके लिए भी हम न्यूटन यूज करते हैं। ठीक है ना, n। उसके बाद में कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और हम कह सकते हैं ऊष्मा। इसको हम किस में नापते हैं? जूल में। किस में नापते हैं? जूल में। ये जो मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और इनको बहुत अच्छे से समझना है
और ध्यान भी रखना है, ठीक है। इसके बाद में शक्ति या विकर्ण, शक्ति या विकर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर वाट आता है। क्या आता है? वाट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, ठीक है। अब एक और आता है यहाँ पर वोल्टेज, विद्युत विभवांतर या विद्युत वाहक बल, EMF होता है, EMF। तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, इम्पीडेंस या विद्युत प्रतिरोध, इम्पीडेंस या विद्युत प्रतिरोध, इसको हम क्या बोलते हैं? ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, विद्युत प्रतिरोध तो पढ़ा ही होगा सभी लोगों ने। तो इसका मात्रक जो होता है, इसका जैसे रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है ना। विद्युत चालकता की अगर हम लोग बात करें, विद्युत चालकता के लिए सीमेंस होता है। विद्युत चालकता को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है सीमेंस, ठीक है ना। ये अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा, अगर फिजिक्स वाला पोर्शन आ रहा है तो इनमें से एक क्वेश्चन मिलने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं, लेकिन 99% मिलने के चांस हैं। चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। और वेबर को हम लोग कह सकते हैं, या फिर चुंबकीय फ्लक्स को का मात्रक होता है वेबर, और इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ज्योति फ्लक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ज्योति फ्लक्स की, तो ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमेन, ठीक है ना। ये ल्यूमेन अच्छे से याद रखना है। प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है, यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ल्यूमेन को Lm से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अच्छा, एक और आता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ये इतने फेमस साइंटिस्ट थे। अगर ये अपना प्रोजेक्ट जो कर रहे थे, अगर पूरा कर लिए होते, तो जो हम लोगों के घरों में वायरिंग होती है, वो वाईफाई वाली लाइट देना चाह रहे थे, और उन्होंने काफ़ी उस पर, उनका लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ मनी की वजह से उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया और हम लोग उस चीज़ से वंचित हो गए, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आता है उत्प्रेरक सक्रियता। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात आएगी। देखो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है वेबर, और यहाँ पर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो टेस्ला याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट जो होगा कैटल, ठीक है ना। तो ये कुछ थे, कैटल को Ka+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, और जैसे यहाँ पर मात्रकों का मान, जैसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ये बहुत छोटी बातें हैं जो कि सभी लोगों को आती भी होंगी, है ना। तो अगर नहीं आती हैं तो इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? अब सभी बच्चे जानते होंगे या सभी भाई बंधु जानते होंगे कि 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो का मतलब क्या होता है?
-9, जैसे कि नैनो, नैनो से 9 निकल के आ रहा है। पीको, पीको का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ सकते हैं, पीको, पीको 10⁻⁻12। अच्छा, मेगा, मेगा एक शब्द आता है 10⁻6। अच्छा, ये चीज ध्यान देना है, माइक्रो और मेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी सीक्वेंस में एक और आता है टेरा। टेरा का मतलब क्या होता है, 10⁻12। पॉजिटिव में है मिली, मिली तो आप जानते ही हैं 10⁻⁻3। सेंटी का मतलब 10⁻⁻2। ठीक है, डेसी भी जानते होंगे, 8 यहाँ पर लिख सकते हैं डेसी। डेसी का मतलब 10⁻⁻1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना। और उसमें एग्जाम्पल कुछ अच्छे से होंगे, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है ना। और 10⁻⁻2, 10⁻⁻1। हाँ, अब मैं बात कर रहा था, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है, एक माइक्रोमीटर में हाउ मैनी मीटर्स, एक माइक्रोमीटर में, एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। माइक्रो मतलब 10⁻6, तो क्या ध्यान रखना है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, पिको फैराडे, पिको फैराडे। तो क्या देखेंगे, पिको का मतलब क्या होता है, पिको 10⁻⁻12, -12 फैराडे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर समझ लेते हैं, मेगा ओम, मेगा ओम, 1 मेगा ओम की वैल्यू कितने ओम होता है, तो आप समझ सकते हैं मेगा ओम का मतलब, मेगा का मतलब 10⁻6। देखो यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ पर लिख सकते हैं ओम, ठीक है। कुछ मैंने ये कन्वर्जन दिए हैं, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड कैसा, चौथा यहाँ पर है नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। तो यहाँ से क्या, नैनो सेकेंड का मतलब क्या हो जाए, 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये कुछ एक वैल्यू है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इनमें से कुछ ना कुछ आपको कन्वर्जन मिल जाएगा, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फिजिक्स के लिए जो कि आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है एवोगैड्रो नंबर, जो दिया हुआ था मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या बताया था, मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है मोल अवधारणा। इससे आप कह सकते हैं जो रसायन विज्ञान के कुछ कंडीशंस न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं से संबंधित होंगे, और इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.0। सीधा सा आप लोग जानते भी होंगे 6.0, ठीक है ना, 22, ठीक है ना। क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। क्या होता है 23 मोल इनवर्स, ये ध्यान रखना है, ये इनटू है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है, सब लोग जानते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23
J पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, आदर्श गैस समीकरण सभी लोग जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, यानी कि PV इक्वल्स टू nRT होती है, उसमें R जो यूज़ किया जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम कंडीशन में हम क्या करते हैं 8.31 जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें और उसके यूनिट भी साथ में लिखते चल रहे हैं। अच्छा, एक और आता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कैपिटल G की वैल्यू अक्सर पूछा जाता है, इसका मात्रक भी पूछ देते हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ है। एक और है मानक वायुमंडलीय दाब, ये भी ध्यान रखना है, कितना होता है 76 mm हाइट ऑफ Hg, मतलब पारे के लिए होता है। और यहाँ से क्या, इसको अगर न्यूटन मीटर में अगर लिखना चाहें तो हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और आता है यूनिट जो कि अक्सर पूछ दिया जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.84, ठीक है ना, इंटू 10 टू पावर -12 F इंटू पर मीटर, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो कि ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ के भी जाना है। एग्ज़ाम में इनसे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग एक्सरसाइज के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।